लेकिन परिप्रदेश में ड्रैगन का आतंक मचा हुआ था। वह परिप्रदेश को जला रहा था। वह स्वर्ग की जेल से छूट चुका था। परियों पर अचानक हमला हो गया। वह खुश बैठी थी, लेकिन उन पर आग के गोले बरसने लगे। परियां जल्दी उड़कर बर्फीपुर आई क्योंकि अर्जुन और अगस्त्य उनके सच्चे दोस्त थे। अर्जुन और अगस्त्य ने परी की बात सुनी और जल्द ही परिप्रदेश के लिए निकल पड़े। वहां देखा तो परिप्रदेश जल रहा था। ड्रैगन ने परिप्रदेश को आग में झुलसा रखा था। अब परी उन्हें अपने सुरक्षित स्थान पर ले गई, जहां से वो जंग की तैयारी कर रहे थे। अब परी उन्हें अपनी सेनापति के पास ले गई और सेनापति ने उन्हें योजना बताई और नक्शा दिखाया, जिससे वह उस जंजीर को लाएंगे जिससे वह ड्रैगन को बांधा था, जो स्वर्ग में थी। उन्हें पता चला कि नर्क के कुछ बुरे दूतों ने ही ड्रैगन को छुड़ाया है, ताकि वह आसपास के प्रदेशों पर राज कर स्वर्ग को दबोच ले। अर्जुन और अगस्त्य अब परियों के साथ रानी परी के पास गए और वह ड्रैगन को रोकने और परी प्रदेश को बचाने के लिए तैयारी कर रही थी। उन्होंने स्वर्ग के दूतों से मदद मांगी और वह राजी हो गए और रानी परी और उसके साथियों के साथ ड्रैगन को रोकने का कार्य शुरू किया। नर्क के द्वार खुल गए और बुरे दूत और ड्रैगन पूरे परी प्रदेश को खत्म करने निकल पड़े। परी ने नर्क की सेना की तैयारी और आने के बारे में उन्हें बताया। अर्जुन और अगस्त्य उस रात बर्फीपुर वापस आए और वह भयभीत थे, क्योंकि वह पहली बार दूतों से युद्ध में उतरे थे। वह भयभीत होकर माता रानी के मंदिर गए और माता रानी ने उन्हें दर्शन दिए और उनको हौसला दिया। माता रानी ने उन्हें तलवार और तीर कमान दिया, जो स्वयं देवी माता का था। इससे उन्हें देवी माता ने युद्ध करने के लिए भेजा। वह आज स्वर्ग की ओर निकल पड़े। अर्जुन और अगस्त्य के तीर, कमान और तलवार जादुई थे, क्योंकि वह किसी को दिखाई नहीं देते थे। नरक की सेवा बहुत करीब आ चुकी थी और अब युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन और अगस्त्य अपनी तलवार और तीर कमान दोनों रानी परी और उनकी सेनापति को देकर चले गए। वह स्वर्ग में गए और वहां से वह जादुई जंजीर लाने गए, जिससे उस ड्रैगन को बांधा जाता था। स्वर्ग पवित्र था और अर्जुन और अगस्त्य एक बीज मंत्र बोलते हुए स्वर्ग तक पहुंचे। वह उसे जंजीर को ढूंढने लगे। अगस्त्य और अर्जुन को दूतों ने बताया कि नर्क का सरदार उस ड्रैगन की जंजीर को ले गया था। तो उन्होंने पूछा, ये जंजीर अब कहां से मिलेगी? तो दूतों ने बताया, वह जंजीर अब नर्क से लानी होगी। अर्जुन और अगस्त्य को दूतों ने नर्क के एक दरवाजे से भेज दिया और उन्हें एक कवच दिया, जिससे वह शैतान से युद्ध कर पाएंगे। वहां उन्होंने माता रानी का दिया हुआ तीर, जो अदृश्य था, वह शैतान को मारा और वह वहीं गिर पड़ा। उन्होंने शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया और ड्रैगन की जंजीर लेकर चले गए। अब वह दोनों युद्ध भूमि पर पहुंचे और अगस्त्य ने जंजीर को फेंका और ड्रैगन वही ध्वस्त हो गया। रानी परी ने माता रानी की दी हुई तलवार और तीर कमान से एक एक कर दुश्मनों को मारा और वह सब हार गए। परी प्रदेश के सारे दुश्मन परास्त हुए और ड्रैगन भी बंध गया। अब जब तक वह दोबारा न छूटे, तब तक दुनिया और स्वर्ग में अमन रहेगा। वह सब अब युद्ध से वापस परी प्रदेश आए। वहां उनका स्वागत हुआ और वह कुछ दिन वहां रहे। पर 9 दिनों में खर्च के लिए पंडित को स्वर्ण से भरा हुआ बक्सा दिया और पंडित से बोला कि कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। एक दिन एक धनी औरत माता रानी के लिए स्वर्ण के गहने लेकर आई। उसने उनके चरणों में भेंट कर दिए और पंडित से प्रार्थना की कि वह पूजा वाले दिन माता का श्रृंगार इन गहनों से करें। वह धन्यवाद देती हुई चली गई। पिछली रात माता रानी के सारे गहने और महाराज के द्वारा दिया गया बक्सा, जो स्वर्ण से भरा था, वह गायब हो चुके थे। अब पंडित और बाकी लोग आकर जोर जोर से रोने लगे। माता रानी के गहने और स्वर्ण का बक्सा चोरी होने की खबर महाराज तक पहुंची। महाराज बहुत दुखी हुए और उन्होंने अगस्त्य को बोला कि अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि माता रानी के गहने अंतिम पूजा के दिन वापस उन पर सजाए जाए। अर्जुन अपनी छोटी बहन के साथ मुर्गियों को खाना खिला रहा था। तभी वहां अगस्त्य पहुंचा। अगस्त्य को परेशान देख अर्जुन बोला, क्या हुआ अगस्त्य, तुम इतने विचलित क्यों हो? तो अगस्त्य बोला कि माता रानी के गहने और स्वर्ण से भरा बक्सा गायब हो चुके हैं और माता रानी के पूजा का दिन पास आ रहा है। हमें उसे ढूंढना होगा। वह दोनों मंदिर की तरफ निकले और मंदिर में जाकर उन्होंने तलाशी लेने पर उन्हें एक काला पंख मिला। यह पंख पहले कभी भी मंदिर में नहीं दिखा था। वह दोनों इस विचित्र पंख को देखकर बड़े हैरान परेशान थे कि यह किसका पंख हो सकता है। बर्फीपुर के जंगलों में तो ऐसा कोई भी पक्षी नहीं है जिसका ऐसा काला पंख हो। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि किसी ने यह पंख देखा है, लेकिन गांव वालों ने ऐसा पंख कभी नहीं देखा था। फिर वह जंगल में गए और उन्होंने पशु पक्षियों को देखा और उन्हें वहां भी ऐसे पंख वाला कोई पक्षी नहीं दिखा।
अर्जुन और अगस्त्य दोनों इस पंख को लेकर चिंतित थे और माता रानी का पूजा का दिवस भी पास आ रहा था। उन्होंने अपने दूत को बुलाया जो उन्हें माता रानी ने दिया था। वह बोला, ये इतना कालीन पंख किसी शैतान का हो सकता है। इतना कहकर वह चला गया। अब वह दोनों उस शैतान का पता लगाने उसे ढूंढने चले गए। तब अगस्त्य ने माता रानी का मंत्र पढ़ा और उस पंख में आग लग गई। उस जलते हुए पंख में अगस्त्य और अर्जुन को एक चुड़ैल दिखाई दी। अब अर्जुन और अगस्त्य दोनों माता रानी के दरबार में गए और उन्होंने वहां माता रानी से प्रार्थना की। माता रानी उनकी मदद करने आई। माता रानी अपने अलौकिक रूप में प्रकट हुई और वह दोनों उनकी तरफ देख नहीं पा रहे थे। लेकिन माता रानी बोली, प्रिय अगस्त्य और अर्जुन, मेरे बच्चों, तुम क्यों विचलित हो? जाओ काली पहाड़ी पर और वहां तुम्हें वह चुड़ैल मिल जाएगी। वह माता रानी का धन्यवाद देते हुए चले गए। वह काली पहाड़ी की तरफ चल दिए। तूफान उन्हें रोक रहे थे, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। उन्होंने माता रानी का नाम लिया और तूफान कम हो गया। अब वह चोटी पर चढ़ गए और उन्होंने चुड़ैल का घर देखा। जब वह अंदर गए तो वह हैरान हो गए क्योंकि यह घर सीधा नरक का द्वार था। वह चुड़ैल पूरी दुनिया पर राज करने के लिए शैतान की पूजा कर रही थी और शक्तियां पाना चाहती थी। इसलिए वह माता रानी के गहने शैतान को भेंट करके शक्तियां प्राप्त करना चाहती थी। तभी अगस्त्य और अर्जुन त्रिशूल लेकर आ गए और चुड़ैल उनको देखकर डर गई। अगस्त्य ने त्रिशूल चुड़ैल को मारा और वह जलने लगी और नरक का द्वार बंद हो गया। वह माता रानी के जेवर और स्वर्ण से भरा बक्सा उठाकर वापस बर्फीपुर चले आए। पूजा का दिन था और बिल्कुल समय पर अर्जुन और अगस्त्य माता रानी के जेवर लेकर आ गए और बड़ी धूमधाम से उन्होंने पूजा की। वह जब वापस आए तो अपने साथ कई तरह के अवशेष वहां से लेकर आए, जैसे मूर्तियां, ताबूत और अन्य वस्तुएं जिन पर वह यहां प्रयोग करेंगे। उनकी मुख्य साइंटिस्ट ने यह सारा सामान लैब के अंदर रखवाया और इन सब का खास ख्याल रखने को बोला गया, क्योंकि उनको डर था कि इनमें से कोई भी वस्तु शापित हुई तो यह बर्फीपुर में आतंक मचा सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि इजिप्ट की कई मम्मियां शापित है। अगले दिन अचानक टिड्डियों ने बर्फीपुर पर हमला कर दिया। पूरा गांव टिड्डियों से भर गया और अगली सुबह टिड्डियां वहां से चली गई। अगली दिन अचानक मेंढकों का आतंक बर्फीपुर में मच गया। हर जगह मेंढक ही मेंढक हो गए। मेंढकों ने बर्फीपुर की फसलें खराब कर दी और उनका भोजन भी तबाह कर दिया। अगले दिन लोग दुखी होकर अपने मुखिया के पास गए। मुखिया पहले ही इन चीजों को देख चुके थे और वह मंथन कर रहे थे कि यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ऐसा लगता था कि जैसे बर्फीपुर पर श्राप आ गया हो। उधर साइंटिस्टों ने देखा कि म्यूजियम में से एक ताबूत खुला पड़ा है और जिसका एक अवशेष गिरा हुआ था। कहीं उसी के कारण तो यह आतंक नहीं फैल रहा। साइंटिस्टों ने यह भी देखा कि वहां से कुछ किताबें गायब थीं। तभी बर्फीपुर के साइंटिस्टों ने एक आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब देख के ताबूत पर से उसका ताला जो वह अवशेष था खुला हुआ है तो वह समझ गया कि किसी ने मम्मी को आजाद कर दिया है। लेकिन वह मम्मी अभी इतनी ताकतवर नहीं है जब तक वह उसे मंत्रों से पूरी तरह शक्तिशाली ना कर दे। तब आर्कियोलॉजिस्ट ने पूछा कि क्या यहाँ कोई किताब थी। साइंटिस्टों ने यह ताबूत रसायन पढ़ने के लिए लाए थे, लेकिन अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग बोल रहे थे कि उन्होंने एक विचित्र प्राणी को देखा जिस पर पट्टियां बंधी हुई थीं। तभी वह साइंटिस्ट बोली कि हाँ, यहाँ से किताबें गुम हुई हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट बहुत घबराहट से बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यदि किसी ने उन मंत्रों को पढ़ लिया तो मिस्र की 10 बलाएं उन पर आएंगी। मुखिया के कहने पर वह साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट अर्जुन और अगस्त्य से मिलने आए। अब अर्जुन और अगस्त्य दोनों बर्फीपुर पर आई विपत्ति के बारे में जानते थे और इन दोनों की बातें सुनकर उन्हें विपत्ति की जड़ का पता चला। वह दोनों अब म्यूजियम में गए। वह वहां जाकर छानबीन करने लगे। छानबीन करने पर उन्होंने देखा कि वहां मिट्टी का तेल पड़ा हुआ है। वह सोचने लगे कि मिट्टी का तेल मम्मी के ताबूत के पास कैसे आया। मिट्टी का तेल तो केवल चौकीदार की लालटेन में ही था। वह लालटेन अर्जुन और अगस्त्य ने चौकीदार के पास देखी और उन्होंने उससे पूछा। चौकीदार घबरा कर बोला, क्या हुआ साहब? राजकुमार अगस्त्य ने उससे सख्ती से पूछा कि किसने चोरी किया है इजिप्ट की किताबों को और कौन आया था उस दिन जब चोरी हुई थी। वह भयभीत हो गया और उसने बताया कि वह वही था जिसने मम्मी के ताबूत को खोला था, क्योंकि उसे लगा कि उसमें कोई खजाना हो और किताबों को दूसरे राज्य के आर्कियोलॉजिस्ट को ले जाने दिया, जिसके बदले में उसे बहुत पैसा मिला। तभी अगस्त्य और अर्जुन भागकर आर्कियोलॉजिस्ट के पास आए और उन्होंने सब कुछ उसे बताया।
तो आर्कियोलॉजिस्ट बोला कि अब तक तो दूसरे राज्य के आर्कियोलॉजिस्ट ने वह मंत्र पढ़ डाले होंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट बोला कि मैं इजिप्ट की किताबों का अध्ययन किया है, इससे मुझे ये पता चला कि अगर हम अमुंड्रा किताब से मंत्र पढ़ें तो मम्मी सो जाएगी और हम उसे कैद कर देंगे। इधर बर्फीपुर पर 10 बलाओं का आगमन हो चुका था। बर्फीपुर में तेज बारिश, बहुत भयानक बीमारी और टिड्डियों और मेंढकों का आतंक मच गया और अब वह अमुंड्रा की किताब को ढूंढने लगे और वह उन्हें मम्मी के ताबूत में मिली। आर्कियोलॉजिस्ट ने अमुंड्रा की किताब से वह मंत्र पढ़े और वह मम्मी बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे ढूंढते हुए अगस्त्य और अर्जुन झील के किनारे आए और उसे उठा कर ले गए। बर्फीपुर पर से सब बलाएं टल गई और सब जगह अमन हो गया, लेकिन मम्मी को बंद करना अभी बाकी था। इस बार साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों ने मिलकर इस मम्मी को बंद किया और इस राजा ने एक शिकारी को बर्फीपुर के बाघ को मारते हुए देखा। तभी राजा ने अपनी तलवार निकाली और उसे मार गिराया। उसी वक्त किसी ने राजा पर जाल फेंका और राजा को कहीं ले गए। राजा के सिपाही घबरा उठे और बहुत डर गए। सिपाहियों ने राजकुमार अगस्त्य को आकर सब कुछ बताया। अगस्त्य ने हुक्म दिया कि यह बात राज्य में नहीं फैलनी चाहिए और राज्य के बाहर तो बिल्कुल नहीं। अगस्त्य ने अर्जुन को बुलाया और बोला, अर्जुन, इस बार तुम्हें महाराज को ढूंढना होगा और मुझे राजपाट संभालना होगा, क्योंकि शत्रुओं को पता नहीं चलना चाहिए कि महाराज गायब। अगस्त्य दरबार में काम संभालने लगा। वहां अर्जुन महाराज को ढूंढने निकल पड़ा। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। चलते चलते अर्जुन वहां पहुंचा जहां से महाराज गायब हुए थे। अब वह छानबीन करने लगा और उसने पाया कि वहां एक मुहर पड़ी है। दूसरे राज्यों के गुप्तचर ये जान चुके थे कि कृष्णदेव चोला का अपहरण हो चुका है और यह बात उसने गांव वालों को बता दी, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। गांव का मुखिया कुछ लोगों के साथ दरबार पहुंचा तो अगस्त्य ने उन्हें बुलाया और उनको समझाया कि इस वक्त बर्फीपुर एक साथ रहना बहुत जरूरी है। अगस्त्य ने उनसे अपील की कि वह शांत रहें और हमारा साथ दे। ये बात हर राज्य के गुप्तचर एक दूसरे तक पहुंचा रहे थे और महाराज कृष्णदेव के अपहरण की बात अब सब राज्यों में पहुंच चुकी थी। बर्फीपुर एक आसान चुनौती था उन्हें जीतने के लिए। अगली शाम को घीपुर के महाराज अगस्त्य से मिलने आए और उन्होंने आने वाले दशहरे के लिए बर्फीपुर के लिए कुछ तोहफे और एक बड़ा घी का मटका लेकर आए। ये घड़ा बहुत विशाल था। घीपुर के महाराज बोले कि इस बार हम जलेबी देसी घी की ही खाएंगे और बर्फीपुर में ही दशहरा मनाएंगे। अगस्त्य ने इसे स्वीकार कर लिया। वहां अर्जुन उसे मोर को लेकर इसकी छानबीन कर रहा था कि वह कहाँ की मोहर है। तो अचानक उसे एक लड़का मिला जो वहीं पर रहता था। अर्जुन ने उसे पूछा, क्या तुम इस मोहर को पहचानते हो? लड़के ने मोहर को ध्यान से देखा और बोला, यह तो सोनपुर की मोहर है, क्योंकि यह शुद्ध सोने की बनी हुई है। तो अर्जुन ने उसे सोनपुर का रास्ता पूछा और वहां से चल दिया। वहां अगस्त्य ने उस घड़े पर नजर रखने के लिए सिपाही खड़े कर दिया और उसमें से घी निकालकर जलेबियां पकाने लगे, लेकिन अगस्त्य बहुत सतर्क रह रहा था। अब अर्जुन सोनपुर में पहुंच गया और उसने देखा कि सोनपुर में बहुत धन है और सोने की कोई कमी नहीं है। फिर वह सोचने लगा कि इन्होंने किस बात के लिए महाराज का अपहरण किया होगा। अर्जुन अलग भेष में था और तो उसके गुप्तचरों ने उसे बताया कि महाराज को सोनपुर की हद से बाहर ले जाया गया है। गुप्तचर से अर्जुन को पता लगा कि उनके महाराज को किसी कबीले के लोग लेकर गए हैं ताकि उनकी बलि दी जा सके और बर्फीपुर के राजा सबसे पवित्र थे। महाराज लघुशंका के बहाने इधर उधर हुए और अपना मुकुट वहां गिरा दिया। अर्जुन जब सोनपुर की सीमाओं पर आया तो उसे महाराज का मुकुट मिला और वह समझ गया कि महाराज नजदीक है। वह तुरंत वहां से भागा। वह जंगल की ओर गया और उसने महाराज को ढूंढ लिया। वह अपनी सेना के साथ महाराज को बचाने के लिए आया और उन्होंने उन कबीले के लोगों को बंदी बना लिया। तभी अगस्त्य और घीपुर के राजा दशहरे की तैयारी कर रहे थे। उधर महाराज ने अपनी वापसी आरंभ कर दी थी। दशहरे की रात से एक रात पहले घीपुर के राजा ने अपने सैनिकों को बाहर निकलने को बोला। यह सब कुछ अगस्त्य के गुप्तचर ने देख लिया और अगस्त्य को बता दिया। अगस्त्य ने इस पल ही जाकर अपने सैनिक भेजे और उनको बंधक बना लिया और घीपुर के राजा को भी बंधक बना लिया। अगस्त्य की कुशलता और सतर्कता ने आज बर्फीपुर को महाराज की अनुपस्थिति में भी बचा लिया।